हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसके पार्ट 4 में चलेंगे, जिसमें हम सेक्शन 19 को डिस्कस करेंगे, जो यूपी पीसीएस के 2018 के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जिसमें एक लिस्ट दी गई है कि क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे ड्यूरिंग कंसोलिडेशन स्कीम को प्रिपेयर करते हुए। तो पहला ये है कि जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है ओरिजिनल टेन्योर होल्डर्स की और न्यू टेन्योर होल्डर्स का, उसमें बहुत चेंज नहीं आएगा, और जो वैल्यूएशन ऑफ द प्लॉट्स है ओरिजिनल होल्डिंग की और न्यू टेन्योर होल्डर्स का, वो भी चेंज नहीं होंगे। और हम इसके थर्ड पॉइंट को ये देखेंगे कि 25% से ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा अलॉटेड टेन्योर होल्डर्स की और न्यू टेन्योर होल्डर्स को। जो लैंड अलॉट की जाएगी उसमें 25% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जब तक कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की परमिशन ना ली जाए। तो अब फोर्थ पॉइंट में हम कंपनसेशन को देखेंगे। तो कंपनसेशन किन किन लोगों को दिया जाएगा? तो पहला कंपनसेशन टेन्योर होल्डर को दिया जाएगा, जो भी उनके लैंड पे ट्रीज थे, वेल्स थे और अदर इम्प्रूवमेंट्स थे जो उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिए ज़मीन पब्लिक पर्पस के लिए। तो उस पर जो भी ये सारी चीज़ें थी, ट्रीज, वेल्स एंड अदर इम्प्रूवमेंट, तो उसका कंपनसेशन डिटरमाइन करके हम टेन्योर होल्डर को दे देंगे। अब फिफ्थ में देखेंगे कि कंपनसेशन हम गांव सभा को भी दे रहे हैं। तो गांव सभा को क्यों दे रहे हैं? तो उनके अंदर जो भी ज़मीनें वेस्टेड थी, तो उससे जो भी डेवलपमेंट इफेक्टेड हुआ है, तो उसका हम कंपनसेशन गांव सभा को देंगे। उसके आगे के पॉइंट्स में देखेंगे कि जो भी हमने स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन 8A में प्रिपेयर किया था, वो फॉलो किया जाएगा कंसोलिडेशन स्कीम्स में। अब नेक्स्ट ये कहता है कि जहाँ पे टेन्योर होल्डर का प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन एग्जिस्ट करता हो, वहीं पे हम उसको एक कॉम्पैक्ट एरिया देंगे। और दूसरा ये कहता है कि जहाँ पे उसके लार्जेस्ट पार्ट ऑफ होल्डिंग हो, सबसे ज़्यादा वो ज़मीन जो है जिस पार्ट में होल्ड करता हो, वहाँ पे हम उसको एक कॉम्पैक्ट एरिया देंगे। और किसी भी टेन्योर होल्डर को 3 से ज़्यादा चक नहीं दिया जाएगा। अगर दे दिया गया है मोर देन 3 चक्स, तो वो पूरा प्रोसेस जो है कंसोलिडेशन का, वो इनवैलिड नहीं होगा, जस्ट बिकॉज बाय गिविंग 3 चक्स। 3 चक दे दिया गया है तो इससे इनवैलिड हम नहीं कहेंगे। और जो भी टेन्योर होल्डर्स को अलॉट किया गया है चक, वो इन कन्फर्मिटी विथ, वो कन्फर्म करके दिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ रेक्टेंगुलेशन इन रेक्टेंगुलेशन यूनिट में जो रेक्टेंगुलेशन है, उससे कंफर्म करके हम उनको जो चक्स हैं वो अलॉट करेंगे। अगर एक केस है पतिराज वर्सेस डीडीसी जौनपुर का, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जहाँ पे उसका प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, वहीं पे उसको कॉम्पैक्ट एरिया देना है उस टेन्योर होल्डर को। और अगर आप 3 से ज़्यादा चक अलॉट करते हैं टेन्योर होल्डर को, तो आपको रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्यों दे रहे हैं, 3 से ज़्यादा चक उनको अलॉट कर रहे हैं, तो उसका क्या आधार है। तो ये सारा जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किया, सेक्शन 19 में दिया गया है कि ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा कंसोलिडेशन स्कीम को बनाने के दौरान। तो ये एसेंशियल कंडीशंस भी आप मान सकते हैं कि ये मैंडेटरी है, आपको इसको फॉलो करना है जब भी स्कीम प्रिपेयर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का होना एकदम नेसेसरी है उन सारी स्कीम को बनाते वक्त। अब हम आगे का जो क्वेश्चन है वो ये देखेंगे कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम क्या होती हैं और फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम क्या होती हैं, और कंफर्म कैसे की जाएंगी फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम। तो ये सब जो है वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। आज हम अपने इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि क्या मीनिंग होंगे एंड कैसे कंफर्म कराई जाएगी प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम का। तो ये सारा क्वेश्चन जो है हमारा सेक्शन 19, 20, 21 एंड 23 से डील करता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम। फर्स्ट is provisional consolidation scheme and second is the final consolidation scheme. जब तक
कोई भी स्कीम जो है फाइनल नहीं हो जाती है सेक्शन 23 में, तो उसको प्रोविजनली ड्रॉ ऑन किया जाएगा सेक्शन 19A में। तब तक हम उसको प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम के नाम से जानेंगे। अब हम ये देखेंगे कि पर्पस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। तो ये इसलिए ताकि एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए कि कैसे कंसोलिडेशन ऑपरेशन जो है वो आगे कैरी आउट किया जाएगा, एंड उस पे जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उसको इनवाइट करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो एक ब्लूप्रिंट ही तैयार करने के लिए कि कैसे होगा कंसोलिडेशन ऑपरेशन, इसी के लिए एक स्कीम बनाई जाती है जिसको हम प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम के नाम से जानते हैं। अब इसका प्रिपरेशन कौन करेगा और कैसे किया जाएगा ये हम देखेंगे। 19A हमारी बात करता है कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को प्रिपेयर किया जाएगा असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा विथ कंसल्टेशन विथ कंसोलिडेशन कमिटी से कंसल्ट करके असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर इसको तैयार करेगा। और 1912 कहता है कि जो भी लैंड जो वेस्ट है गांव सभा में और लोकल अथॉरिटी में, वो पब्लिक पर्पस के लिए टेन्योर होल्डर्स को अलॉट कर दिए जाएंगे विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। कुछ उस पर शर्त लगा के टेन्योर होल्डर्स को लैंड जो है अलॉट कर दी जाएगी। अब पब्लिकेशन कैसे होगा इस स्कीम का, कैसे हम इसको पब्लिश करेंगे या उस पर ऑब्जेक्शंस को कैसे रिसीव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 20 में डील करेंगे। जब प्रिपेयर हो जाएगा प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम, तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है नोटिस देगा, पार्टीज जो भी इंटरेस्टेड हैं और जो भी टेन्योर होल्डर्स हैं सबको नोटिस देगा। रेलेवेंट एस्ट्रैक्ट, उससे जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं सबसे संबंधित उसको एक नोटिस देगा कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम जो है पब्लिश हो चुकी है यूनिट में, अब आप सब अपने अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं। तो विद इन 15 डेज जो भी टेन्योर होल्डर है और इंटरेस्टेड पर्सन है वो अपने ऑब्जेक्शंस डाल सकता है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के वहाँ, और कंसोलिडेशन ऑफिसर के वहाँ अपने एक ऑब्जेक्शंस को वो लोग लगा सकते हैं। अब इस पूरे ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो सेक्शन 21 ये डिस्कस करता है कि हम डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे जो भी ऑब्जेक्शंस रिसीव किए गए हैं। तो जो भी ऑब्जेक्शन असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा रिसीव किए गए हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, की समय सीमा खत्म होने के बाद, तो वो सारे ऑब्जेक्शंस को सबमिट कर दिए जाएंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर के वहाँ और वो डिस्पोज ऑफ कर देगा नोटिस देने के बाद सारी पार्टीज को जो भी उसमें कंसर्न्ड है एंड कमिटी को नोटिस देने के बाद। और 15 डेज के भीतर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है कंसोलिडेशन ऑफिसर के डिसीजन से, तो वो 15 डेज के भीतर सेटलमेंट ऑफिसर के वहाँ अपील लगाएगा और सेटलमेंट ऑफिसर का जो डिसीजन है इस पूरे प्रोसेस में उस पर फाइनल मान लिया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमसे पूछा जाता है 21 का क्लॉज 4 कि क्या इसमें चेंजेस पॉसिबल है कंसोलिडेशन स्कीम में, कि किन बेसिस पे आप चेंजेस लाओगे, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है और कौन कौन इसमें बदलाव कर सकता है। तो हम देखेंगे कि जब डिस्पोज ऑफ हो रहा होता है ऑब्जेक्शन और हियरिंग हो रही होती है अपील की, तो कंसोलिडेशन ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर जो है अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी मटेरियल इनजस्टिसेस हुआ है नंबर ऑफ टेन्योर होल्डर्स के साथ, कि मतलब बहुत सारे टेन्योर होल्डर्स के साथ कोई भी ऐसा कार्य हुआ है जो मटेरियल इनजस्टिस है, जो बहुत ही अन्याय हुआ है प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को इफेक्ट देने में, तब एक ग्राउंड बनता है कि हम उसमें चेंज कर दें। एंड दूसरा ये ग्राउंड बनता है कि फेयर एंड प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ द लैंड जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, कि अच्छे तरीके से फेयर प्रोसेस को अपना के अलॉटमेंट ऑफ लैंड को तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि हम रिवाइज ना कर दें कंसोलिडेशन स्कीम को, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को। तो हमने 2 आधार डिस्कस किए जिन पे चेंजेस पॉसिबल है। तो पहला मटेरियल इनजस्टिसेस हुआ है नंबर ऑफ टेन्योर होल्डर्स को,
और दूसरा फेयर एंड प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ द लैंड जो है पॉसिबल नहीं है विदाउट रिवाइजिंग द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। तो इन सारे रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करके कंसोलिडेशन ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर ये दो लोग चेंज कर सकते हैं। तो पहला कंसोलिडेशन ऑफिसर रिवाइज करेगा कंसोलिडेशन स्कीम को, कैसे करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा पार्टीज को और टेन्योर होल्डर्स को और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इससे संबंधित, और रिमांड करेगा, भेजेगा असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास जो भी डायरेक्शन और मॉडिफिकेशन पॉसिबल होंगे। और दूसरा सेटलमेंट ऑफिसर एक बड़ी अथॉरिटी है, तो वो भी रिवाइज करेगा कंसोलिडेशन स्कीम को और रिमांड करेगा, तो वो दो लोगों को रिमांड करेगा, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को भी और कंसोलिडेशन ऑफिसर को भी भेज सकता है, वो दोनों में से किसी को भेज सकता है। लेकिन कंसोलिडेशन ऑफिसर के अधीनस्थ जो है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर आते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं को भेजेंगे, लेकिन सेटलमेंट ऑफिसर एसीओ और सीओ दोनों को भेज सकते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कन्फर्मेशन कैसे किया जाएगा पूरे प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम का। कन्फर्मेशन का जो प्रोसेस है वो सेक्शन 23 में दिया गया है। तो ये कन्फर्मेशन करने की अथॉरिटी किसके पास है, तो सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन इसको कंफर्म करेंगे प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को। और वो भी दो चीज़ों को देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया है 23 के अकॉर्डिंग या 20 में कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया है तो हम इसको कंफर्म कर देंगे, वो कंफर्म कर देंगे सेटलमेंट ऑफिसर। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया गया है तब क्या करेंगे, तो वो जो भी मॉडिफिकेशन उसमें जो भी बदलाव उनको उचित लगता है, नेसेसरी लगता है और जो भी अल्टरेशन उनको पॉसिबल लगते हैं तो वो सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद वो इसको कंफर्म करेंगे। और प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम जैसे कंफर्म कर दी जाएगी वैसी पब्लिश कर दी जाएगी यूनिट में, जब तक कि यूनिट में उसको पब्लिश कर दी जाएगी कंफर्मेशन के बाद। तो हमने ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्कस कर लिया अपने इस वीडियो में कि कैसे प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बेसिकली होता क्या है, इसको बनाएगा कौन, प्रिपेयर कौन करेगा और कौन जो है इसमें ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा और किसके पास पावर दिया गया है कि उसमें वो चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इसमें दो ग्राउंड्स हमने देखे कि किन किन ग्राउंड्स के आधार पे वो चेंजेस पॉसिबल हैं जो सेक्शन 21 का क्लॉज 4 जो है उस पर बात करता है। और चेंज करेगा तो वो कौन अथॉरिटी करेगा और कंफर्म जो है हम इसको सेक्शन 23 में करेंगे और कंफर्म करने के बाद इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया जो हमारा सेक्शन 19 से लेके 23 तक डील करेगा इस क्वेश्चन से कि कैसे कंफर्म किया जाएगा प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो है एनफोर्समेंट ऑफ द स्कीम पे देखेंगे जो सेक्शन 24 से 33 तक डील करेगा। थैंक यू।